हेलो स्टूडेंट्स, वर्किंग स्ट्रेस मेथड आप पूरी तरह से सीख चुके हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि जो भी उसमें काम होता है मतलब वर्किंग स्ट्रेसेस को बेस मान के किया जाता है। उसमें जो लोड लग रहा है उस लोड की वजह से जो स्ट्रेस लग रहे हैं वो मेन फोकस में होते हैं। कभी भी लोड के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। जो लोड लग रहे हैं उन लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उन्हें हम लोग एक्चुअल स्ट्रेसेस बोलते थे। और जो कंक्रीट होता था और जो टाइप ऑफ स्टील या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसका परमिसिबल स्ट्रेसेस होता था। अगर हमारा जो एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं जो एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं वो परमिसिबल स्ट्रेसेस के से कम हैं तब तक तो ठीक है, तब तक का पूरा मतलब उसमें पूरी चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन अगर हमारा जो स्ट्रेस है एक्चुअल स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा होने लगता है तो उसके बाद की कहानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है ही नहीं। फिर ये बोलते हैं कि वो जो सेक्शन है वो फेल हो गया है। तो लोड के बारे में तो उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। और जो उन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज़ किया वो उन्होंने स्ट्रेसेस पे किया। मतलब कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने ये माना कि वो कम ज़्यादा हो सकती है तो उसको बैलेंस करना है और उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया। लेकिन उन्होंने कहीं भी लोड के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो लोड की जो लोड में भी तो वेरिएशन होते हैं। अलग अलग तरीके के मटेरियल की वजह से अलग अलग लोड लगते हैं। तो लोड में जो वेरिएशन है उस लोड के वेरिएशन को कवर नहीं किया गया तो उसको कवर किया अल्टीमेट लोड मेथड में। लेकिन अल्टीमेट लोड मेथड में सिर्फ लोडिंग पे ही फैक्टर यूज़ किया गया। फिर उन्होंने, जिसे हम लोग लोड फैक्टर बोलते हैं, लेकिन फिर उन्होंने स्ट्रेसेस पे ध्यान नहीं दिया। तो एक तीसरा मेथड लाया गया सामने जिसे बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। और उस मेथड में लोड को भी कंसीडर किया गया कि लोड में भी वेरिएशन होता है और इस चीज़ को भी कंसीडर किया गया कि स्ट्रेसेस में भी वेरिएशन होते हैं। मतलब मटेरियल को बनाने में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में भी वेरिएशन होगा, उसके लिए भी फैक्टर यूज़ किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जो लोड लग रहे हैं उन लोड पे भी वेरिएशन हो सकता है। ठीक, तो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग जो एक्चुअल जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम ये मानते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो गिवन स्ट्रेंथ से कम है। अगर हम ये मानकर कोई भी बीम वगैरह डिज़ाइन करेंगे, मतलब कम स्ट्रेंथ को लेकर डिज़ाइन करेंगे, तो सीधी बात है जो हमारा सेक्शन बनेगा वो उस कम स्ट्रेंथ के लिए है। लेकिन एक्चुअल में उसकी स्ट्रेंथ तो जो हमने स्ट्रेंथ ली है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो फेल होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोड जो एक्चुअल में उसको बियर करना है, अगर उस लोड को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसे ज़्यादा कर दें और उस बढ़े हुए लोड को लेकर डिज़ाइन करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वह सेफ़ होगा। मतलब जो मैक्सिमम लोडिंग उसमें आनी है उससे कहीं ज़्यादा लोडिंग के लिए वो ऑलरेडी डिज़ाइन है। अगर ऐसा है तो फिर हमें मतलब दो फैक्टर यूज़ करने पड़ेंगे, एक स्ट्रेसेस के लिए, एक लोड के लिए। ठीक है, तो ये काम हमारा लिमिट स्टेट मेथड में किया जाता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि मान लीजिए मैक्सिमम स्ट्रेसेस को तो कोई स्ट्रक्चर जो है वो बियर कर रहा है, लेकिन उसमें विजुअल जब हम देखते हैं उसको तब उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भले ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन वो स्ट्रेसेस तो बियर कर ही रहा है। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोड की वजह से डिफ्लेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी भी वो बियर कर रहा है लोड को, तो इस सिचुएशन में भी हमें
उस स्ट्रक्चर को छोड़ देना चाहिए, मतलब उस स्ट्रक्चर को फिर से नया बनाना चाहिए उसको। तो वो हमारा, तो इस तरह के केस को बोलते हैं कि वो भले ही स्ट्रक्चर जो है वो लोड को बियर कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो जो विजुअल है वो इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है कि कोई भी पर्सन उस जगह पर जाने से डरेगा अगर उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आती है सर्विसिबिलिटी में कि लोड बहुत ज़्यादा है, मतलब लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वाइब्रेशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा जो कि नॉर्मल से लिमिट से ज़्यादा हैं। तो जब ऐसे केसेस होते हैं तो ये इन फिनोमिना को भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड या फिर अल्टीमेट लोड मेथड में कंसीडर नहीं किया गया था, तो अब कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है वो दो तरीके से डिज़ाइन होगी, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से और दूसरा ये सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से। इसे ही हम लोग इसे ही हम लोग लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छे जो उसके प्रॉपर्टीज़ थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। लिमिट स्टेट मेथड जो है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना है वो उसमें पूरी लाइफ टाइम में भी क्या होगा, वो पूरी लाइफ टाइम जो है वो सर्विसिबल होगा इन द सेंस कि उसमें ना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ना ही वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, वो लोड को भी बियर करेगा, किसी भी तरीके से फेल नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो सर्विसिबल है। और लिमिट स्टेट से जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं वो पूरी थ्रू आउट लाइफ टाइम स्ट्रेंथ को भी प्रॉपर रखते हैं, इसके अलावा विजुअल इफ़ेक्ट भी, सर्विसिबिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं। ये दोनों चीज़ें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं थी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या था, उसमें सिर्फ जो वर्किंग लोड है सिर्फ उसकी वजह से अगर स्ट्रेसेस जब तक ज़्यादा नहीं होते तब तक ठीक है, उसमें कहीं भी वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन, इन सब का कोई वर्ड ही नहीं यूज़ किया गया। ठीक है, तो उसमें सिर्फ स्ट्रेसेस के बारे में बात किया गया बस। लेकिन ये चीज़ लिमिट स्टेट मेथड में कवर की जाएगी और ये होनी भी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पूरी लाइफ टाइम में जो स्ट्रक्चर है वो सर्विसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। मतलब जो उसका डिज़ाइन लोड है, अगर उस डिज़ाइन लोड से अंदर लोड कोई लग रहा है तो उसमें ना ही किसी भी टाइम पे ना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ना उसमें वाइब्रेशंस होंगे, वो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। इसके अलावा वो लोडिंग को भी, मतलब जो उसमें जो लोड है, जो मैक्सिमम लोड जो उसमें लग सकता है, अगर उससे कम लोड लगा हुआ है तो उसका स्ट्रेंथ भी प्रॉपर जनरेट करेगा। प्रॉपर डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी को अचीव करते हैं हम लोग लिमिट स्टेट में। अब इसमें लिमिट स्टेट क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। लिमिट स्टेट क्या होता है कि जैसे कोई लोड है, उसमें लोड जैसे कोई स्ट्रक्चर है, इसमें हमने कुछ लोड लगाया, तो इसमें स्ट्रेसेस जनरेट हुए, स्ट्रेसेस बढ़े, लोड के बढ़ने से स्ट्रेसेस बढ़े तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। लोड हमने और लगाया, थोड़ा और डिफ्लेक्शन हुआ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा, फिर लोड बढ़ा दिया और स्ट्रेसेस बढ़े, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा। ये ऐसा कुछ होता चला गया। एक और सिचुएशन आएगी जब ये जो लोड जो लग रहा है वो डिज़ाइन लोड से ज़्यादा मान लीजिए इस पे लग गया, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा और ये डिफ्लेक्शन जो शो हुआ ये जो हमारी लिमिट्स हैं उनसे ज़्यादा हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो जस्ट ये जो लास्ट में जो लोड लगाया गया, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया या ये बीम फेल हो गई, तो इसके जस्ट पहले की जो स्टेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो लिमिट स्टेट है, मतलब लिमिटिंग केस है। अगर उससे ज़्यादा लोड लगाया हमने तो वो बीम जो है वो या तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से या फिर सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से, दोनों में से किसी एक में फेल हो जाएगा। तो वो जो मैक्सिमम लोड जो लगने से ये जो काम हो रहा था उसके जस्ट पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लिमिटिंग केस है। इसी तरह
डिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो कोई लोड हमने लगाया और जो डिफ्लेक्शन है वो बड़ा, और लोड बढ़ाया और तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस डिफ्लेक्शन को जो केस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस जो है वो आप लोगों को मुझे लगता है समझ में, कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि जो लिमिटिंग केस है, देखिए लिमिट स्टेट में हर जगह आपको एक ही चीज़ बार बार बोली जाएगी कि कभी भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्रैकिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसकी भी एक लिमिट है। अभी जब आप क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि डिफ्लेक्शन कभी भी L/D रेशियो इतना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफ्लेक्शन। तो वो जो लिमिट है कि मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होने लगेगा तो मतलब सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा और बीम को हम रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा इस तरह वाइब्रेशंस के लिए भी है कि अगर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर क्रैकिंग के लिए है कि क्रैकिंग अगर इस लिमिट से ज़्यादा है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा बीम लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन होने वाला है, तो मतलब इन सभी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फॉलो करेगा वो, मतलब जो भी इसमें डिफ्लेक्शन है, क्रैकिंग है, ये सब उस लिमिट के अंदर होगा। इसके अलावा कुछ लिमिट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी, उनके हिसाब से भी स्ट्रेंथ वाइज भी वो सुटेबल होना चाहिए। जैसे कि देखिए 2 तरीके के डिज़ाइन क्राइटेरिया होते हैं, 2 तरीके के डिज़ाइन क्राइटेरिया होते हैं। जो फर्स्ट है वो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को हम लोग स्ट्रेंथ लिमिट भी बोलते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को स्ट्रेंथ लिमिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी स्ट्रक्चर की मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है, जो कि वो स्ट्रक्चर सेफली प्रोड्यूस कर सकता है। मैक्सिमम जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है जो उसमें सेफली प्रोड्यूस हो सकती है, वो डिफाइन करता है। जैसे कि देखिए, ये देखिए चार आपके सामने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स रखे गए हैं। कोलैप्स इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्शन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सुरल बेंडिंग। इन 4 तरीके से, मतलब ये मे भी आपको बेंडिंग वाला थोड़ा केस अभी तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कभी भी जो एक्चुअल जो मोमेंट आ रहा है उसको हम लोग ज़्यादा नहीं मानते हैं उस बीम के थ्रू प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो वो उसकी लिमिट है, वो उस बीम की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से बेंडिंग में उसकी लिमिट है। तो इसी तरह उस बीम में इस बेंडिंग की वजह से एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उस बेंडिंग की वजह से, जो उस बेंडिंग को बियर कर सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह उसमें कंप्रेशन की वजह से भी एक स्ट्रेंथ होगी, मतलब अगर उसमें कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं तो एक बीम मैक्सिमम कितना कंप्रेसिव फोर्स बियर कर सकती है, ये भी उसमें उसकी एक इस बेसिस पे भी उसकी एक स्ट्रेंथ आ जाएगी कि मैक्सिमम कंप्रेशन वो कितना बियर कर सकती है। सेम इसी तरह मैक्सिमम शियर कितना बियर कर सकती है वो बीम, उससे भी उसकी एक स्ट्रेंथ निकलेगी। और फिर मैक्सिमम टॉर्शन कितना बियर कर सकता है बीम। तो इन चारों से 4 अलग अलग स्ट्रेंथ हमें मिलेंगी। इन चारों स्ट्रेंथ में जो सबसे कम स्ट्रेंथ होगी वो उस बीम की फाइनल स्ट्रेंथ बोली जाएगी। क्योंकि देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल कि फ्लेक्सुरल की वजह से जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 5 है, कंप्रेशन की वजह से जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 6 है, शियर की वजह से जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 2 है, और टॉर्शन की वजह से जो स्ट्रेंथ आ रही है सपोज वो 10 है। तो जैसे ही लोड बढ़ा वो 1 पे था, कोई भी एक्सीड नहीं किया, मतलब लोड जो है वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो 2 पहुंचा तो ना वो बेंडिंग में तो फेल नहीं होगा, वो कंप्रेशन में भी फेल नहीं होगा, वो टॉर्शन में भी फेल नहीं होगा, लेकिन वो शियर में फेल हो गया। तो मतलब जब कोई बीम एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में फेल हो गया तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ वही डिसाइडिंग उसका फैक्टर हो जाएगी, ठीक। तो जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है इन सभी क्राइटेरिया में वही उसकी स्ट्रेंथ को गवर्न करती है,
ठीक है, तो ये आपका था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि कवर करती है। अब एक और चीज़, ये जो अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है वो लिया जाता है। अभी आप लोडिंग के भी टाइप और लोडिंग के भी फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि लोडिंग के भी कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे ख़राब इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो अनफेवरेबल कंडीशन कॉम्बिनेशन ऑफ लोड होता है। उस लोड को लेते हैं और इन लिमिट्स से, ये जो चारों लिमिट्स दिख रही हैं, इनमें चेक करते हैं। इसमें से जो सबसे कम वैल्यू होती है वो वैल्यू लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की होती है। ठीक, तो देखिए ये था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है कि भली बीम है हमारी, वो सफिशिएंट लोड को बियर कर रही हो, लेकिन अगर उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन है या क्रैकिंग है तो वो उस पर्टिकुलर तरीके से भी लिमिट स्टेट की सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है। तो इसके लिए क्या है कि अच्छा एक चीज़ और, कि जो लोडिंग लग रहा है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो लगने वाली लोडिंग की वजह से हो रहा है, मतलब वर्किंग लोड्स की वजह से हो रहा है। तो यानी जब हम लोग सॉल्व करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के क्वेश्चंस, तब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें वर्किंग लोड्स पे हमें काम करना होता है। इसके अलावा ये जो, अब चूँकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है और वर्किंग लोड्स पे काम करता है, ना कि कोलैप्स लोड पे, क्योंकि जब ऑलरेडी वो कोलैप्स हो गया तो वो पहले ही लिमिट स्टेट में नहीं आएगा। वो पहले ही कोलैप्स हो गया तो उसमें उसके बाद हम लोग डिफ्लेक्शन कितना हुआ ये सब जानने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो गिवन लोडिंग की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है करंट कंडीशन में, वो हमारा मेजर कंसर्न होता है, ना कि अल्टीमेट लोड पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ये जानने की हमें ज़रूरत होती है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी 3 होते हैं: लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग एंड लिमिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इनमें से भी जो मिनिमम जो भी क्राइटेरिया सबसे पहले अचीव हो जाता है बीम, उसी में हम लोग फेल। जो स्ट्रक्चर है वो सभी अप्रोचेस से डिज़ाइन किया जाता है और जो सबसे क्रिटिकल लिमिट स्टेट होती है उसको हम लोग फाइनल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हम लोग उसको मान लेते हैं। अब हमें ये सीखना है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था वो पूरी तरह से इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, मतलब कि स्टील और कंक्रीट दोनों का ही जब हम लोगों ने स्ट्रेस डायग्राम बनाया था तो वो लीनियर था। लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड होता है वो कभी भी इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, वो उसमें एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स लिए जाते हैं स्टील और कंक्रीट के। और ये बात आपको भी पता है कि कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। तो स्टील का तो कुछ देर तक स्ट्रेट होता है, उसके बाद कर्व जाने लगता है। तो स्टील के लिए तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि वो स्ट्रेट है, लेकिन कंक्रीट के लिए हम उसका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो डिफरेंस यही है कि WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इलास्टिक थ्योरी पे बेस होता है और उसमें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को लीनियर मानते हैं स्टील और कंक्रीट दोनों के लिए। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिए जाते हैं स्टील और कंक्रीट के, और कंक्रीट में जो है वो नॉन लीनियर बनता है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जब हम लोग बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तो हम परमिसिबल स्ट्रेसेस पे काम करते हैं और परमिसिबल स्ट्रेसेस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं। मतलब यील्ड स्ट्रेस से परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचने के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो तीन तरीके के फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बताए थे: कंक्रीट
में और स्टील में, ठीक है। तो 3 तरीके के फैक्टर ऑफ सेफ्टी थे, जो एक 3 था, एक 5 था, एक 7 था। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। वो हमने क्या किया था, यील्ड स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया था, तो हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस मिल गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक सेफ्टी फैक्टर यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, डिज़ाइन वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेसेस को अचीव करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन वर्ड यूज़ किया जाएगा, डिज़ाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस, डिज़ाइन लोड, ये चीज़ें यूज़ की जाएंगी। तो उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ किया जाता है। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें लोड की जो अनसर्टेनिटीज़ थी उनको ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा गया। उनको ये माना गया कि लोड जो है वो कांस्टेंट है और उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो जब वेरिएशन नहीं है तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ भी नहीं किया जाना है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को लिमिट स्टेट मेथड में ध्यान रखा गया और लोड के लिए भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ लोड यूज़ किया गया। तो जब डिज़ाइन वर्किंग लोड मतलब डिज़ाइन लोड हमें चाहिए होते हैं तो डिज़ाइन लोड इक्वल टू वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ लोड, ठीक। अब नेक्स्ट है कि जो सेक्शन डिज़ाइन होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, वो क्या हो जाता है, वो बहुत बल्कि सेक्शन डिज़ाइन होता है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं हो पाता है। लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड से जो सेक्शन डिज़ाइन होते हैं वो थिनर सेक्शन डिज़ाइन होते हैं और ऑब्वियसली वो भी उतना ही लोड बियर कर सकेंगे जितना वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बियर होना है। तो सीधी बात है कि थिनर सेक्शन डिफाइन होते हैं और ये जो है इकोनॉमिकल सेक्शन भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो एक्चुअल लोड हैं या फिर परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सभी वैल्यूज़ हमें एग्जैक्टली पता हैं। तो यानी ये जो अप्रोच है इसे हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक मेथड है। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में यही सब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे काम किया गया है। मतलब ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैरी करेगी और कैसे प्रोबेबिलिटी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को लिया गया और ये डेटा एक्सपीरियंस बेस्ड पे लिया जाएगा। तो इस तरीके के अप्रोच को हम लोग बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक मेथड। अब हम लोगों को 2 चीज़ें सीखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ एंड डिज़ाइन वैल्यूज़। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ वर्ड तो आप लोगों ने सीखा होगा। अच्छा, एक चीज़ और, लिमिट स्टेट मेथड जो है वो पूरी तरह से जितना भी आपको बताया जा रहा है वो सब कुछ IS कोड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखिए IS कोड IS 456/2000 का पेज नंबर 67 पे जाइए, उसमें क्लॉज नंबर 35 है। तो जो क्लॉज नंबर 35 पूरा का पूरा है वो लिमिट स्टेट मेथड के लिए है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है। जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ ये सब कुछ भी उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपका क्या मतलब होता है कि जो भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो मटेरियल की, वो क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड होती है। जो टेस्ट रिज़ल्ट आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं दे रहे होते हैं, वो एक वैरिंग वैल्यूज़ दे रहे होते हैं। और वो जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, ये इस ऐसे कर्व को फॉलो करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करते हैं। और इस तरीके का जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, जो उसका जो मीन है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जो मीन है उसको FM से इंडिकेट किया गया है, जो कि क्या है, ये देखिए FM से इंडिकेट किया गया है। ये क्या है, ये मीन स्ट्रेंथ है। और S क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1.645 ऑफ S है। क्योंकि आपने अगर ध्यान हो तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में आपका क्या था कि एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कि आप जितने भी सैंपल लें उसमें से 5% सैंपल सिर्फ उस स्ट्रेंथ
से कम स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं, बाकी सभी जितने भी सैंपल होंगे उन सभी का स्ट्रेंथ उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही आएगा। वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है उसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो 5% रिजल्ट उसमें फॉल नहीं करेंगे, बाकी पूरे जो रिजल्ट होंगे उनका डेटा इसी कर्व को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हमेशा देखिए यहाँ पर क्या है, जो मीन वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। तो मीन वैल्यू जो है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि जो स्ट्रेंथ एक्चुअल में मटेरियल की है हम उस स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ मानते हैं, और कितना कम मानते हैं, कितने गुना कम मानते हैं, ये होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये हम लोग मानते हैं। तो ये कैसे होगा कि अगर मीन वैल्यू हमें पता है तो हम उसमें उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से FCK = FM - 1.64 टाइम्स ऑफ S, जबकि मीन स्ट्रेंथ माइनस K इंटू S, जहाँ पर K की वैल्यू है 1.64 और S क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये 1.64 वो जो वैल्यू है वो 5% प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। अब जो नेक्स्ट है, ये मटेरियल, दो तरीके के मटेरियल यूज़ होते हैं, कंक्रीट और स्टील के लिए। तो कंक्रीट में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है इसके लिए आपको एक टेबल बनाई गई होगी। जैसे अगर M20 लिखा जा रहा है तो जो 20 है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm² में। तो ये ऑलरेडी आप लोग पहले सीख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। 5% से ज़्यादा रिजल्ट उस स्ट्रेंथ से कम शो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ 5% मैक्सिमम वैल्यू है कि कई टेस्ट उसी टाइप ऑफ उसी ग्रेड का कई क्यूब बनाया और उसकी जो स्ट्रेंथ आया, तो सबका 95% सैंपल का रिजल्ट उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही आना चाहिए। और ये जो टेबल बनी हुई है ये IS कोड 456/2000 में टेबल नंबर 2 पर लिखा हुआ है। पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 16 पे ये एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल पे हर तरीके की ग्रेड का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अगर बात की जाए माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील में जो मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसे ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं। लेकिन चूँकि अगर इससे ग्रेड ऑफ स्टील हम लोग बढ़ाएंगे, यानी HYSD बार्स अगर हम लेंगे, माइल्ड स्टील बार्स ना लेकर HYSD बार्स लेंगे, तो सीधी बात है उसका कर्व जो है, उस तरीके की स्टील में जो कर्व बनता है, जो स्ट्रेन डायग्राम आपको सिखाया गया है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसमें क्या होता है, एक डिफिनिट यील्ड स्ट्रेस नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस को उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें मिलेगी, मतलब 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस पे एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। जो इनिशियल जो कर्वेचर होता है उससे स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी, तो वो जहाँ पर कर्व को कट करेगी वही उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिया जाता है। मतलब HYSD बार्स के लिए 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक्स लोड जो है वो मैक्सिमम लोड है या अल्टीमेट लोड है जो कि उस स्ट्रक्चर पर उसकी पूरी लाइफ टाइम में आ सकता है। मतलब एक ऐसा लोड जिससे ज़्यादा वैल्यू का लोड उस स्ट्रक्चर की लाइफ टाइम में कभी आ ही नहीं सकता, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलते हैं। अगर हम लोग और एक चीज़ और ये भी आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरह स्ट्रेंथ का तो उसी तरह लोड का भी वेरिएशन होता है। हम लोड को भी वेरिएबल मानते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। तो अगर लोड भी वेरी कर सकता है तो इसमें जो वेरिएशन है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। तो मतलब चाहे लोड लिया जाए या फिर स्ट्रेसेस लिए जाएं, दोनों के लिए यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व
से उसको वेरी करता हुआ माना गया है। तो अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लोड चाहिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इक्वल टू मीन लोड प्लस 1.64 टाइम्स ऑफ एस। एस क्या है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन लोड को डब्ल्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था कि 95% रिजल्ट जो है वो इससे ज़्यादा ही स्ट्रेंथ शो करने चाहिए, उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स लोड से ज़्यादा लोड कभी उसकी उस स्ट्रक्चर की लाइफ टाइम में कभी आएगा ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो उस जो लोड है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलते हैं। अब लोड भी कई तरीके के होते हैं जिसके बारे में वैसे तो डिस्कशन हो चुका है, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड या फिर इम्पोज्ड लोड, विंड लोड, स्नो लोड और अर्थक्वेक लोड। डेड लोड के लिए IS 875 पार्ट 1 यूज़ किया जाता है। अगर वैल्यूज़ सभी लोड की वैल्यूज़ गिवन है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर वैल्यूज़ नहीं गिवन है तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इन्हीं कोड से मिल जाएंगी। लाइव लोड या फिर इम्पोज लोड के लिए IS 875 पार्ट 2 यूज़ किया जाएगा। विंड लोड के लिए IS 875 पार्ट 3 यूज़ किया जाएगा। स्नो लोड के लिए IS 875 पार्ट 4 यूज़ किया जाएगा और अर्थक्वेक लोड के लिए IS 1893 पार्ट 1 यूज़ किया जाएगा। तो ये जो था ये हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक लोड वैल्यूज़, स्ट्रेंथ की वैल्यूज़, लेकिन इन दोनों का ही यूज़ डिज़ाइन में नहीं किया जाता है। हम लोग जो डिज़ाइन में यूज़ करते हैं वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होता है और डिज़ाइन लोड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ को डिज़ाइन लोड में चेंज करने के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ किया जाता है। इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को डिज़ाइन लोड में चेंज करने के लिए भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन लोड और डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या है, वो लोड जिसके लिए हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन लोड। इसी तरह डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है कि उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ हम लोग मानते हैं, फाइनली हम लोग जो मानते हैं कि स्ट्रेंथ इतना है, तो वो स्ट्रेंथ उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या होते हैं, कोई भी मटेरियल जो है उसकी पहली बात तो हमने ये सीखा कि स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स नहीं होती है, स्ट्रेंथ वेरी कर सकती है। लेकिन अगर हम उसका ऑन एन एवरेज वैल्यू भी ले लेते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू हमें मिल जाती है उस मटेरियल की, तो भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि इस मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है एक्चुअल में उसकी स्ट्रेंथ इससे भी कम हो। मतलब जो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है हम उससे भी कम स्ट्रेंथ मानते हैं उस मटेरियल की, और जो सबसे कम वैल्यू हम लेकर डिज़ाइन करते हैं उस वैल्यू को बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और लोडिंग को, स्ट्रेंथ को हम लोग कम करके लेते हैं और लोडिंग को हम लोग बढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। देखिए कि किसी भी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम हम लोग लेते हैं। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वर्कमैनशिप या फिर क्वालिटी कंट्रोल टाइम पे भी मटेरियल के मैन्युफैक्चर करते टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे कम स्ट्रेंथ हम लोग गेन कर पाते हैं। अब ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ है जो कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करने के बाद हमें मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। और हमें होता है तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिज़ाइन स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर यानी FD इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल यानी स्मॉल f डिवाइड बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट मटेरियल यानी RM। अब ये जो RM की वैल्यूज़ हैं, मतलब अब देखिए RM की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा होगी तो F की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू FD, या फिर FD की वैल्यू F के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो हम लोग यही काम करते थे। अब हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी RM के बारे में जानते हैं। तो मटेरियल क्या हैं, 2 हैं, RM 1 और RM 2। RM की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो FD की वैल्यू 1 से कम होगी, और FD की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो RM की वैल्यू 1 से कम होगी। तो हम लोग यही काम करते थे। अब हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी RM के बारे में जानते हैं। तो मटेरियल क्या है, 2 हैं,
कंक्रीट एंड RM ऑफ स्टील। तो RM ऑफ कंक्रीट जो होता है मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RMC से, और ये वैल्यू होती है 1.5। मतलब कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5। इसी तरह स्टील के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है मतलब RMS, स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.15। स्टील के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो कम लिया गया है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट, या हम ये बोल सकते हैं कि कंक्रीट में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा लिया गया है इन कंपैरिजन टू स्टील। वो इसलिए है क्योंकि स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो पूरी तरह मशीनों पे बेस होता है। हमें उसमें वर्कमैनशिप मतलब लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो उसमें कम होता है। हमें उसमें ना ही क्योरिंग करनी पड़ती है, ना ही उसमें हमें इस चीज़ का डर होता है कि इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा। उसमें तो बस फैब्रिकेट कर दिया जाता है और ऑलरेडी उसमें अच्छे गुड वर्कमैनशिप वर्क कर रहा होता है। फैक्ट्रीज़ में उसे बनाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में बनाया जाता है, तो इसलिए उसमें उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इसीलिए हमने उसका वेरिएशन का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है वो 1.15 लिया जाता है। और कंक्रीट के लिए क्या होता है, कंक्रीट के लिए स्ट्रेंथ की जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं? इन प्रॉपर कॉम्पैक्शन, इन एडुकेट क्योरिंग एंड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो इनकी वजह से क्या होता है, मटेरियल कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको कवर करने के लिए 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15 डिवाइड करने के बाद हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मिलता है। अब बात आती है डिज़ाइन लोड की। तो डिज़ाइन लोड क्या होते हैं? डिज़ाइन लोड मतलब स्ट्रेंथ को कम किया जाता है लेकिन लोड को बढ़ाया जाता है। तो जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है यानी कैपिटल F है उसको हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू लोड से मल्टीप्लाई करके उसको इंक्रीज करते हैं और तब हमें क्या मिलता है, डिज़ाइन लोड मिलता है। और इसी डिज़ाइन लोड का यूज़ हम लोग करते हैं किसमें, डिज़ाइनिंग में करते हैं। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ किया जाता है लोड के लिए उसे हम लोग बोलते हैं RF। इसी डिज़ाइन लोड का यूज़ बाद में किया जाएगा बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, थ्रस्ट, ये सब कैलकुलेट करने में। तो अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है और बहुत पूछी भी जाती है कि फैक्टर्स कितने यूज़ होंगे। तो देखिए हर समय सारे लोड नहीं लिए जाते हैं। लोड का कॉम्बिनेशन क्या लेना है ये डिपेंड करेगा हमारे खुद के एक्सपीरियंस पे। जैसे कि लोड क्या क्या होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सभी लोडिंग होती है, ठीक है। तो हर समय सभी लोड अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो आपके सामने रखे गए हैं कि या तो डेड लोड और लाइव लोड ले लीजिए। जिस समय जिस लोड जो है वो अधिकता में होता है वही लोड लिया जाता है डिज़ाइनिंग में। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि डेड लोड एंड लाइव लोड हो सकता है, या फिर डेड लोड प्लस विंड लोड ले सकते हैं, या फिर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड ले सकते हैं। कभी भी अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को साथ में नहीं लिया जाता है क्योंकि ये हमारा एजम्पशन होता है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि जो एयर है वो बहुत तेज़ फ्लो कर रही हो और उसी समय अर्थक्वेक भी आ जाए। हमें इस चीज़ को साथ में लेकर डिज़ाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेक्शन डिज़ाइन होकर आएगा वो बहुत हैवी सेक्शन होगा और अनइकोनॉमिकल होगा। मतलब वो इतने ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइंड होगा कि वो कभी लोड उस पर आना ही नहीं है। तो इसलिए हम इन दोनों लोड को साथ में लेकर कभी डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब देखिए इन कॉम्बिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स भी गिवन है, लेकिन ये फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग तरह, जब हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे काम कर रहे होंगे तो ये फैक्टर यूज़ किए जाएंगे, और जब हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे काम कर रहे होंगे तो ये फैक्टर यूज़ किए जाएंगे। मतलब कि जब हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे डेड लोड और लाइव लोड का तो जो टोटल लोड होगा वो क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ लाइव लोड।
जब हम लोग डेड लोड और विंड लोड को लेंगे और किसी भी तरीके का कोई भी क्रीप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ विंड लोड। अगर क्रीप का कॉन्सेप्ट लिया गया है या फिर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का केस है तो उस जगह पर होगा क्या, 0.9 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ विंड लोड। ये केस आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल्स के केस में। जब आप लोग रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन सीखेंगे तब आप लोगों को ये 0.9 फैक्टर लेना है। फिर इसके बाद अगर हमने डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों के कॉम्बिनेशन को लिया हुआ है तो मतलब 1.2 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ लाइव लोड प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ विंड लोड। ये पूरा जो मैंने लोड फैक्टर बताया ये किसके लिए था, ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ लोड बताया ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में था। अगर बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में तो क्या होगा, अगर लाइव लोड और डेड लोड लिया जाएगा तो डेड लोड प्लस लाइव लोड फैक्टर 1 है, क्योंकि अगर डेड लोड और प्लस विंड लोड लिया जाएगा तो डेड लोड प्लस विंड लोड, कोई भी फैक्टर नहीं, 1 है। अगर लाइव लोड प्लस डेड लोड प्लस विंड लोड लिया जाएगा तो मतलब डेड लोड प्लस 0.8 टाइम्स ऑफ लाइव लोड प्लस 0.8 टाइम्स ऑफ विंड लोड, ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा। तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है। वैसे ये टेबल ऑलरेडी आपके कोड में भी बनी हुई है, लेकिन अच्छा होगा कि ये जो टेबल है वो आप लोग याद कर लें। जब हमें अर्थक्वेक लोड को हम कंसीडर करना चाहेंगे तो हम ये जो विंड लोड जहाँ पर दिख रहा है इसकी जगह पर अर्थक्वेक लोड ले लेंगे और इसकी जगह पर भी अर्थक्वेक लोड से इसको रिप्लेस कर देंगे। और डेड लोड, DL का मतलब है डेड लोड, LL का मतलब है लाइव लोड, WL का मतलब है विंड लोड और EL का मतलब है अर्थक्वेक लोड। तो लिमिट स्टेट मेथड में जितना भी मेन जो रिक्वायरमेंट था और जो इसके कॉन्सेप्ट थे और स्ट्रेस मेथड से किस तरीके से अलग है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। डिज़ाइन लोड कैसे निकालते हैं और डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ करेक्ट कितना कम लेते हैं और परमिसिबल जो लोड होते हैं वो डिज़ाइन लोड कितना ज़्यादा होता है, कितना टाइम ज़्यादा लेते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब ये जो रूल्स थे ये आगे डिज़ाइनिंग में यूज़ होंगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू क्लास।